और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जो आज नए शिखर बनाने से थोड़ा दूर रुक गया। हालांकि शानदार तेजी रहने से इसकी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। मिड कैप भी लगातार 5वें दिन नई ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 467 अंक चढ़कर 63,385 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 138 अंक चढ़कर 18,826 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त बैंकिंग, फार्मा, मेटल शेयरों में रही, मगर आईटी, रियलिटी शेयरों पर आज दबाव देखा गया। यतिन से समझेंगे बाजार का पूरा एक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा, जबरदस्त तेजी बनाए हुए बाजार का आज हाल कैसा रहा? बिल्कुल, हम थोड़े ही पॉइंट्स दूर हैं अब ऑल टाइम हाई पे, और अगले हफ्ते शायद हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिले। आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो क्लियरली एक दो सेक्टर्स छोड़ के, खास करके आईटी, उसके अलावा सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। इनफैक्ट मार्केट का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी लगभग 1:1 आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में जोरदार रैली थी। इनफैक्ट आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स था। लगभग 1 से 1.5% की तेजी यहां देखी गई। अगर हम नए लिस्टिंग की बात करें, इक्वियो लाइटिंग, तो यहां भी जबरदस्त माहौल रहा। करीब 40% प्रीमियम पे वो लिस्टिंग होती हुई नजर पड़ी। तो ओवरऑल चाहे वो आईपीओ मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, निफ्टी की कंपनियां हो, मिड कैप कंपनियां हो, सभी की सभी जगहों पर आपको तेजी का माहौल आता हुआ दिखाई पड़ा। टीसीएस एक स्टॉक ऐसा था जहां आपको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि उनका एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो करार था वो कैंसिल हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे बाजार का मूड माहौल आज बहुत ही जबरदस्त। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा? तो आज हम अगर निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स में आज आपको रिकॉर्ड हाई आता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनिंग लिस्ट में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहां खरीदारी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व और डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी आपको कंटिन्यूड तेजी आती हुई नजर पड़ी। अगर हम लूजिंग साइड पे बात करें तो टीसीएस के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा विप्रो, बजाज ऑटो और बीपीसीएल के शेयर्स में भी आपको 1 से 1.5% तक की मंदी दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज ब्लॉक डील के बाद कल्याण ज्वेलर्स में जबरदस्त तेजी थी। स्टॉक करीब 15% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा डिफेंस के स्टॉक जैसे मझगांव शिपयार्ड 12% ऊपर। इसके अलावा मेक मनी, ऑर्गेनिक्स और टीवी18 ब्रॉडकास्ट, ये सब स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी रही। लूजिंग साइड पे एस्टर डीएम, मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोधा, फैक्ट जैसे काउंटर्स में 3 से 4% की गिरावट रही। लेकिन अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो आज बहुत ही अच्छी शानदार तेजी यहां देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, इन सभी के सभी पीएसयू बैंक्स में 2 से 3% की तेजी दर्ज हुई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, और नया हाई जो बनता उस बनने से क्यों चूका है बाजार, और क्रूड के खेल का बाजार पर क्या है असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इक्वियो लाइटिंग की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर शेयर 285 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 37.19% के प्रीमियम के साथ 391 रुपए पर लिस्ट हुआ। तो वहीं एनएसई पर यह 37.71% के प्रीमियम के साथ 392.50 पैसे प्रति शेयर पर यह लिस्ट हुआ है। आपको यहां पर बता दें कि इक्वियो का आईपीओ 6 से 8 जून के बीच खुला था, और अपने आखिरी दिन इश्यू प्राइस अगर बात करें तो इसकी 66.30 गुना सब्सक्राइब ये हुआ है। इस पर निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का कहना है कि इक्वियो लाइटिंग का शेयर इस साल डबल हो सकता है। कंपनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ओडीएम प्लेयर है, पहले तो लाइटिंग में है, प्रीमियम लाइटिंग में है। अब आप कह सकते हैं कि लाइटिंग कैन बी ए कमोडिटी प्लेयर, वो मैं समझता हूं, वर्किंग कैपिटल के थोड़े इश्यूज होंगे, बट आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 40%। मार्जिन्स देखिए, ग्रॉस मार्जिन्स आर द हाईएस्ट इन कंपेरेबल पीयर्स। एबिटा मार्जिन्स कुछ 22-23% हैं, और अगर आप 9 महीने के नंबर्स को एनुअलाइज करें तो ये साल का जो FY23 का जो वैल्यूएशन बनता है पी पे, वो करीबन 34-35 टाइम से बनता है। तो अगर ये 2 साल 25% ग्रो कर लें तो फिर आपकी वैल्यूएशन इन द लो 20s आ जाती है। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक ये साल डबल हो जाए, ये साल के एंड से पहले ही डबल हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का यह भी कहना है कि आईटी सेक्टर की तस्वीर 4 से 5 महीने में साफ होगी, लेकिन अभी ज्यादा अंडरवेट नहीं होना चाहिए। अगर 10% करेक्शन है तो आईटी में निवेश किया जा सकता है। इसको खरीदने का वक्त शायद दिवाली के आसपास होगा। उस वक्त हमें तक आई थिंक अगले 4-5 महीने में हमें पता चल जाएगा अंदाजन कि यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है, और क्लाइंट कैंसिलेशंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो जुलाई में,
थोड़ी कमेंट्री उस लेवल पे चालू हो जाएगी। तो अभी देयर इज नो नीड टू गेट इन अ हरी is my sense. There is no need to be massively underweight as well. अगर मार्केट का वेटेज 12-13% है, आप 200-300 बेसिस पॉइंट अंडरवेट रह सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहां से अगर आपको 10% और नीचे मिल जाए, यू कैन सर्टेनली स्टार्ट निबलिंग इट। और पतंजलि ने आज 14 नए अपने प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। ये प्रोडक्ट मिलेट से बने होंगे। साथ ही कंपनी की योजना पतंजलि वेलनेस और आयुर्वेद की कंपनियों को भी आगे चलकर मार्केट में लिस्ट कराने की योजना है। बाबा रामदेव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जी ने, आप भी देखें। बाबा रामदेव जी, दरअसल अब तक हम लोग पतंजलि के प्रोडक्ट को जानते थे कि आम लोगों के लिए है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, लेकिन अब आपने प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 14 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। इसके पीछे क्या मकसद है? अब मास के बाद अब क्लास की तरफ बढ़ना चाहते हैं? हाँ, क्लास की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो मिडिल क्लास से ऊपर प्रीमियम और जो है सुपर प्रीमियम क्लास है, जो है उसमें हम इसलिए जाना चाहते हैं। एक तो जो समृद्ध लोग हैं उनको समृद्ध, न्यूट्रिशियस, हेल्दी, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्यों ना मिले और इस पर एकाधिकार क्यों रहे एमएनसीज का। तो अब पतंजलि को, चाहे पतंजलि योगा हो या पतंजलि का दंतकांति, हमारा दंतकांति एडवांस प्रीमियम क्लास ऑलरेडी पहले से यूज करती है। हमारा पतंजलि गाय का घी प्रीमियम है। हम 100 से 200 रुपए का हमारा प्रीमियम होता है गाय के घी में, बनस्पत की अपना मदर डेयरी और क्या नाम है, अमूल से। मान लिया कोई प्रीमियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपसे ये पूछे कि पहले से ही बाजार में कई सारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के हैं, तो हम पतंजलि का क्यों इस्तेमाल करें? पतंजलि का काम ही यह है, विदेशी कंपनियों का जल्दी से जल्दी मोक्ष हो, उनका पराभव हो और स्वदेशी के झंडे गाड़े जाएं, आत्मनिर्भरता का एक नया कीर्तिमान घड़ा जाए। तो ये तो हमारा सीधा सीधा टारगेट है। कोई हमारी पर्दे के पीछे से लड़ाई नहीं है। ये देश की भलाई के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के गौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए जरूरी है कि न्यूट्रास्यूटिकल हो। अब चाहे वो वेव प्रोटीन हो, 80-90% एक्टिव प्रोटीन डेली जो है लाइफ के लिए, जो लोग न्यूट्रिशन से अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, विटामिन खा रहे थे, कोलेजन से लेकर के सारे स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ओमेगा हो, जितनी भी चीजें हैं, तो ये सारी इस पर तो 90 से लेकर के 99% कुछ फील्ड्स में तो एमएनसीज का ही कब्जा था। तो वो एकाधिकार हमें खत्म करना है। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे, ये हमारा संकल्प है। और जो प्रीमियम प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो उसमें जो मार्जिन है वो भी कंपनी को अच्छा होता है, 15, 20, 25 अलग अलग परसेंटेज में वो मार्जिन होता है। तो जो इन्वेस्टर्स है उनका भी हित, तो माने देश के लोगों का भी हित, कंपनी का भी हित, इन्वेस्टर्स का भी हित। और देखो, बिना पैसे की धरती पर कोई काम होते नहीं। हमने खूब चैरिटी की, और ये भी सारा अर्थ परमार्थ के लिए, ये भी सारी प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए है। लेकिन जब कुछ होगा तभी तो कुछ परोपकार करेंगे, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। क्योंकि तो आपसे हम कंपनी के द्वारा देश निर्माण का काम करेंगे, इन्वेस्टर्स को भी वेल्थ क्रिएशन का मौका दे रहे हैं, और जो यूजर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अच्छे उत्पाद दे रहे हैं। क्योंकि अब इन्वेस्टर्स की बात आपने की, इन्वेस्टर्स का सबसे चहेता चैनल है सीएनबीसी आवाज। तो अभी पतंजलि ग्रुप का करीब 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और पतंजलि फूड्स का करीब 32,000 करोड़ रुपए है। तो ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसके जरिए आप इस टर्नओवर को आगे कहां तक जाना चाहते हैं? कोई टारगेट रखा? 5 से 7 सालों का पतंजलि फूड्स जो लिस्टेड कंपनी, उसका लक्ष्य 50,000 करोड़ प्लस हो जाएंगे 5 to 7 ईयर्स में। और एज ए ग्रुप लक्ष्य हमारा 5 साल तो बहुत लंबा कालखंड है, 1 लाख करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। हाँ, आपकी कंपनी के ऊपर एक जो रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है वो है, आपको कुछ अपने शेयर को डायल्यूट करना है। 6% करना, कब तक करेंगे? करना है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी मैं कल परसों ही पहले सिंगापुर जा रहा हूँ, सिंगापुर, हांगकांग, उसके बाद 21 तारीख से अमेरिका के सारे मीटिंग्स हैं, और सारे जितने भी बड़े फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ रोड शो के प्रोग्राम है। तो हम आश्वस्त हैं कि इस महीने के अंत तक सारी मीटिंग्स फाइनल हो जाएंगी, और लक्ष्य हमारा ये है कि 15 जुलाई तक ये 6% डाइल्यूशन का काम पूरा हो जाए। एक चीज आपने कही है कि हम 3 और कंपनियों को लिस्ट करना चाहते हैं पतंजलि ग्रुप की, वो 3 कंपनियां कौन कौन सी, उसका कुछ रोड मैप बताएंगे? पतंजलि आयुर्वेद तो कभी भी हम लिस्ट कर सकते हैं, वो तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं टाइमलाइन अभी नहीं बोलूंगा आपसे। पतंजलि वेलनेस हमारा
तो बहुत कुछ है। अभी पतंजलि का जो खजाना है वो भरा हुआ है खचाखच इन्वेस्टर्स की कमाई करने के लिए और देश की भलाई करने। पाम प्लांटेशन आपका एक बड़ा सपना रहा है, वो कब तक जमीन पर उतरता हुआ दिखेगा? ये 5 से 6 साल के अंदर लगभग आप देखेंगे 15 से 20 लाख एकड़ जमीन पर ही पाम प्लांटेशन का कार्य पूरा हो जाएगा और उससे करीब 1800 से 2000 करोड़ एबिटा पतंजलि फूड्स में आएगा। उसमें करीब 5 लाख किसानों का फायदा होगा, 10 करोड़ के करीब पाम प्लांटेशन का उसमें कार्य होगा और एक अप्रतिम कार्य है। इस देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी खाद्य तेलों में, इंडोनेशिया मलेशिया पर जो हमारी निर्भरता वो कम हो। तूफान बिपोजॉय कल गुजरात के तट से टकराया और अब तबाही के मंजर पीछे छोड़ गया है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है जो अब भी चल रही है, लेकिन तूफान अब कच्छ सौराष्ट्र पार करने के बाद राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। गुजरात में तूफान से बिजली के सैकड़ों खंभे पेड़ जड़ से उखड़ गए, सड़कें जाम हो गईं, कुछ कच्चे पक्के मकानों को भी इसमें नुकसान हुआ है। तूफान प्रभावित इलाकों में मौजूद उद्योगों का क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल 90,000 लोग रिलीफ सेंटर में हैं। तो वहीं तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ जानमाल की सुरक्षा पर चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गिर के जंगल में शेर समेत बाकी जानवरों की सलामती की व्यवस्था की भी जानकारी उनसे ली। आज भी सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश यहां जारी किए गए हैं। तो वहीं द्वारका में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तूफान के बाद रेस्क्यू वर्क पर देखिए हमारी सहयोगी विनया देशपांडे की ये रिपोर्ट। सर, आप यहाँ से बच्चे को रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ऐसे कितने लोग फंसे हैं, क्या अंदर का नजारा हमें बताएंगे? जी मैडम, वहाँ 60-70 आदमी फंसे हुए, छोटे बच्चे हैं, वो फैमिली के साथ है। हम हैं रुपेर बंदर पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 120 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन्हें यहाँ से छुड़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, यहाँ से इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको लगातार हाथ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अगर हम देखें तो गुजरात में कई तटीय इलाकों पे इस तरीके से पानी भर जा रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी लोग इसमें ना फंस जाए, इसलिए एनडीआरएफ की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। हम अभी लाइव एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और यहाँ पे जो लोग ऐसे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, फंस गए हैं, उन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सापरे के साथ विनया देशपांडे, रुपेर बंदर से। जी, तो ये विनया की रिपोर्ट आपने देखी और केतन इस वक्त हमारे साथ है। केतन, बताएं जरा, जिस तरीके की स्थिति का आकलन किया जा रहा था, कम से कम जान माल का नुकसान तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तबाही का क्या मंजर है इस तूफान के बाद? देखिए, जान माल का नुकसान नहीं हुआ ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि अब 2 दिन के बाद पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान है। उद्योग 2 दिन से बंद थे, वो नुकसान तो अलग, लेकिन क्या कोई प्लान के अंदर शटडाउन के दौरान कुछ हादसा हुआ है कि नहीं, ये सारी पता है, वो 2 दिन के बाद सारा पता चलेगा। इस वक्त अहमदाबाद में भारी तूफान की तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा का सारा ये मंजर है। अभी बारिश भी चल रही है, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में बारिश चल रही है। ये जो चक्रवात है वो कच्छ के जगहों से टकराकर अब धीरे धीरे राजस्थान की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी असर है वो गुजरात के ऊपर छोड़ता हुआ जा रहा है। तो भारी बारिश खासकर उत्तर गुजरात में होगी। तो जितना भी सरकारी महकमा है वो अब उत्तर गुजरात की ओर शिफ्ट कर गया है। ओवरऑल जो बात करें तो 5100 बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके थे और उसको रिस्टोर का काम भी अभी जारी है और इसीलिए 4600 जितने गांव के अंदर बिजली भी चली गई थी, लेकिन ज्यादातर सरकार का दावा है कि ज्यादातर गांव में बिजली है वो वापस आ गई है। 260 से ज्यादा जो मार्ग थे वो भी बाधित हो गए थे, लेकिन ज्यादातर मार्ग है उसको भी अब खोल दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिन भारी बारिश रहेगी। उद्योगों का नुकसान है उसका आकलन बाद में पता चलेगा, लेकिन कच्छ है, द्वारका है, पोरबंदर है, कुछ एरिया मोरबी का है,
वहां पर धीरे धीरे नुकसान के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तूफान धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन बारिश और तूफान छोड़ता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर तूफान धीरे धीरे अब राजस्थान की तरफ जाता हुआ, लेकिन हाँ उस रूप में नहीं जैसा गुजरात में तूफान देखने को मिला था कल। अब बात उत्तर भारत की करेंगे। यहां पर प्रचंड गर्मी से आज लोगों को राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहां पर बारिश से तापमान कुछ कम हुआ है। पारा 6 डिग्री तक यहां पर गिरा है। पिछले कुछ दिनों से यहां 42 डिग्री के ऊपर था पारा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हुई है। और यहां रुकेंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से नेहरू का नाम हट गया है। अब पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से यह जाना जाएगा। तो वहीं केंद्र सरकार के इस कदम के बाद से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जिनका कोई इतिहास नहीं हो, दूसरों का इतिहास मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने से यहां पर जो प्रयास किया गया है, ये आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं इससे किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। और लंबे समय के इंतजार के बाद आज आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। ओम राउत के निर्देशन में बनी आदि पुरुष में प्रभात ने राम और कृति सेनन ने इसमें सीता, सैफ अली खान ने रावण का किरदार इसमें निभाया है। 500 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में रामायण को मॉडर्न दिखाने के लिए वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। फिल्म के वीकेंड शो के लिए पहले ही 4,70,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों में मिले जुले रिएक्शंस सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्रिटिक्स को फिल्म ने निराश ही किया है।